Hello students, welcome back to the channel. I hope you are doing well. So previous lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था determinants of demand. I believe you remember all the determinants of demand. है ना, determinants of demand क्या होता है? All those factors which directly or indirectly affect the quantity demand. Okay? तो हम लोगों ने अराउंड 8 to 9 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. Now today we will discuss the most important topic from this chapter, जिसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आया है. ठीक है, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड तब भी वो आया था और आज तक वो क्वेश्चन रिपीटेटिवली आ रहा है. सो वी कैन से दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट topic from this chapter. Okay, and the name of that topic is law of demand. Okay, पूरे टेक्स्ट बुक में टोटल 3 लॉ है, जिसमें से एक लॉ चैप्टर नंबर 2 में है. देन सेकेंड लॉ जो है चैप्टर नंबर 3A, मतलब यही जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड. एंड थर्ड लॉ दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई विच विल कम इन चैप्टर नंबर 4. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स कवर करने होते हैं. सबसे पहला पॉइंट होता है उस पर्टिकुलर लॉ का इंट्रोडक्शन. जो भी लॉ आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना होता है. देन उसके बाद उस लॉ का स्टेटमेंट, जिसने उस लॉ को एक्सप्लेन किया है उन्होंने उस लॉ के लिए कुछ स्टेटमेंट बोली है. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिखनी होती है. देन उसके बाद उस लॉ का डायग्राम बनाना पड़ता है. देन उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ता है. ठीक है, देन उसके बाद आता है अजम्पशन. ओके, एंड लास्ट में आता है एक्सेप्शंस. ये सारी चीज़ें आपको जो है कवर करनी होती है किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, जैसे अगर लॉ ऑफ डिमांड अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो या लॉ ऑफ सप्लाई आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हर लॉ की शुरुआत उसके इंट्रोडक्शन से होगी. देन यू विल राइट द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू मेक अ डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द डायग्राम, एंड देन एजम्पशन एंड एक्सेप्शंस. एजम्पशंस और एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो अगर इस लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना हो, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको पैराग्राफ में कुछ बातें कवर करनी होती है. सबसे पहले आपको लिखना होता है हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट. यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर ये सारी बातें कवर होनी चाहिए. हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट. ठीक है, हु में आप बताएंगे कि इस लॉ को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने एक्सप्लेन किया है. देन व्हेन में इन विच ईयर इट वाज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, वेयर इन विच बुक और इन विच पब्लिकेशन इट वाज पब्लिश्ड और इंट्रोड्यूस्ड, एंड व्हाट द पर्टिकुलर लॉ सेज. ठीक है, तो अगर मुझे लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा. सो सबसे पहले हु, यानी कि किसने इंट्रोड्यूस किया है इस लॉ को. सो द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in the year 1890 in his famous book called Principles of Economic. तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 बातें कवर कर ली. हु, व्हेन, वेयर, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है. अब व्हाट में हम लोगों को बताना है कि ये पर्टिकुलर लॉ क्या एक्सप्लेन करता है. इस पर्टिकुलर लॉ को पढ़ने पे आपको क्या पता चलता है. सो दिस लॉ एक्सप्लेन्स the functional relationship between price of commodity and
इट्स क्वांटिटी डिमांड। ओके, ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in the year 1890 in his famous book called Principles of Economics. This law explains the functional relationship between price of commodity and its quantity demand. Okay, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई बिलीव आई एम क्लियर विद दिस मच। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखना है आपको स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद का पॉइंट क्या था? स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर होगी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख सकते हो। अब स्टेटमेंट जो है अल्फ्रेड मार्शल ने जो बोली है आप उसी को लिखना है आपको, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट को वही रहने देते हैं, हम लोग चेंज नहीं करेंगे उसको। ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? सो स्टेटमेंट क्या है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग इक्वल। ये जो अदर थिंग बीइंग इक्वल है ये आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्या होता है ये। सो हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें यही बता रहा है कि जब गुड्स का प्राइस ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड कम होता है। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड देन जब गुड्स का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड ज़्यादा होता है। ओके, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कब वैलिड रहेगी? यानी कि लॉ अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो स्टेटमेंट दिया है इस लॉ के लिए कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है, ये बात वैलिड कब रहेगी? जब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट होगा। यानी कि जो डिपेंडेंट अदर डिपेंडेंट फैक्टर्स है, हमको पता है सिर्फ प्राइस ही डिमांड पे अफेक्ट नहीं करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, है ना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, है ना। एडवर्टीजमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ना। प्राइस के अलावा दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कहा अदर थिंग बीइंग इक्वल, जितने भी दूसरे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वरना प्राइस की वजह से जो डिमांड कम ज़्यादा होता है वो नहीं होगा और ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितने भी दूसरे डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय मार्शल। मूविंग अहेड, स्टेटमेंट के बाद क्या करना है हमको? स्टेटमेंट के बाद हमें, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप वी कैन से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर इनवर्स फॉर्म में देखें तो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड होता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ये बनता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, एंड इनवर्स इक्वेशन में प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इक्वेशन भी आप स्टेटमेंट के नीचे लिख दोगे। देन इसके बाद आपको बनाना है ये शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, एक जगह पे प्राइस और दूसरे साइड में आपको क्वांटिटी डिमांड लेना है। ठीक है, सो यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ 100 ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विथ 500 ऑल्सो, वट एवर वैल्यू यू वॉन्ट यू कैन टेक, बट मेक श्योर जितना ज़्यादा प्राइस होता है उतना ही कम क्वांटिटी डिमांड होगा, और जितना कम
प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, ठीक है। जितना प्राइस यहाँ पे कम होता जाएगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है, विच शोज दैट डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इसी के बेसिस पे आपको ये डायग्राम बनाना है, शेड्यूल के बाद आपको डायग्राम बनाना है, ओके। सो वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया है प्राइस, एक्स एक्सिस पे ले लिया है क्वांटिटी डिमांड, ओके। लोवेस्ट प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 एंड लोवेस्ट क्वांटिटी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम क्वांटिटी है, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो व्हेन द प्राइस वाज लोअर दैट इज 10, द क्वांटिटी डिमांड वाज लार्जर दैट इज 5 यूनिट। यानी कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ही कम डिमांड होगा, जितना कम प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, ठीक है। इसी शेड्यूल के बेसिस पे हमने ये कर्व बनाया हुआ है। नाउ ड्रॉ दिस कर्व, DD curve which is sloping downward from left to right, ओके। डिमांड कर्व ड्रॉ करने का और ये बताने का कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। देन अजम्पशंस, डायग्राम को आपको एक्सप्लेन जो करना है वो आपने जो डायग्राम बनाया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, DD क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायग्राम को देख देख के आपको जो है उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही आपको लिखना है। आप अपने हिसाब से डायग्राम को देख देख कर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, okay. DD represent demand curve which is sloping downward from left to right. So this way you can write the diagram explanation, अपने own words में आप लिख सकते हो डायग्राम को देखकर, ठीक है। तो इतना लिखने पे आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। ये लॉ जो है वो आता है 8 मार्क्स के लिए। 8 में से 4 मार्क्स का डिवीजन जो है वो अजम्पशन से पहले का जो पार्ट होगा, यानी कि इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम और डायग्राम एक्सप्लेनेशन, इतना लिखने का आपको मिलेगा 4 मार्क्स। और जो बचा हुआ 4 मार्क्स है वो आएगा या तो अजम्पशन पे मिलेगा 4 मार्क्स या तो फिर एक्सेप्शन पे, ठीक है। अजम्पशन पूछेगा या एक्सेप्शन, दोनों में से एक पूछेगा, दोनों नहीं लिखना होता, एक ही पूछेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली उसके 4 मार्क्स अलग से होंगे, यानी कि 4 मार्क्स बिफोर assumption and 4 marks after assumption. Now let's see what are the assumptions. Now first of all, what do you mean by assumptions? Assumptions are those conditions on which this law is based, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने जो कहा है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ता है, इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ assumptions है। ये बात वैलिड कब रहेगी? जब जो एग्जाम्पशंस बोले हैं वो फुलफिल होंगे। अगर एग्जाम्पशंस पूरे नहीं होंगे, फुलफिल नहीं करेंगे, तो ये लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ओके। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस लॉ ट्रू, द गिवन एग्जाम्पशन शुड फुलफिल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज एग्जाम्पशंस। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वरना ये लॉ जो है वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम नहीं होगा या प्राइस कम होने पे डिमांड नहीं बढ़ेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये जो है लेवल ऑफ इनकम कांस्टेंट नहीं होने पे क्या होगा। अपने को लिखना कैसा है, इसको, इस पॉइंट को लिखना कैसे है, पहले तो आपको बताना है दैट द लॉ एज्यूम्स दैट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा
अगर इनकम चेंज होगी तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो कि आज मेरी इनकम 10,000 रुपया है, ओके, एंड मैं किसी एक्स कमोडिटी का 50 यूनिट खरीदता हूँ, ठीक है, किसी एक्स कमोडिटी का मैं 50 यूनिट खरीदता हूँ, ओके। नाउ टुमारो, अच्छा इसका प्राइस भी लिख देते हैं हम लोग। इसका जो प्राइस है वो लेट्स से कि एक यूनिट का मुझे पे करना पड़ता है 100 रुपया, ओके। तो मेरी इनकम 10,000 है, मैं 50 यूनिट किसी कमोडिटी का खरीद रहा हूँ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। मान लो कि कल मेरी इनकम 10,000 से बढ़ के 1,00,000 रुपया हो गई, ओके। तो डेफिनेटली मेरा जो डिमांड है कमोडिटी एक्स का वो अब 50 यूनिट नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेटली आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी डिमांड फ्रॉम 50 टू लेट्स से 500 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई ना, लेकिन प्राइस जो है वो अब भी 100 रुपीज़ ही है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, जो प्राइस पहले था वही प्राइस अब भी है, लेकिन फिर भी मेरा डिमांड 50 यूनिट से 500 यूनिट पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम की वजह से मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है अब भी। दोनों जगह आप देखोगे 100 लिखा है हमने, लेकिन डिमांड 50 एंड 500 लिखा है। किस वजह से हुआ ये, इनकम की वजह से। तो ये लॉ का कहना क्या है, ये लॉ क्या कहता है हम लोगों को कि प्राइस जब भी कम होता है तब डिमांड बढ़ता है, बराबर ना। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, इनकम के बढ़ने की वजह से मैंने डिमांड बढ़ा दिया, है ना, यानी कि ये लॉ नल एंड वॉइड हो गया, इज़न्ट इट। इसीलिए ये एज्यूम किया गया है कि इनकम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वरना लोग अपने डिमांड को इनकम की वजह से चेंज करेंगे, प्राइस की वजह से नहीं, ओके। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट अजम्पशन, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट डिमांड जो है, मार्केट डिमांड डिपेंड करता है किस पर, पॉपुलेशन पर। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट डिमांड होगा, इज़न्ट इट। जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा मार्केट डिमांड भी जो है बढ़ता जाएगा, इज़न्ट इट। बट इस लॉ ने कहा है कि पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन चेंज हुआ तो अगेन पॉपुलेशन की वजह से डिमांड चेंज होगा, प्राइस की वजह से नहीं। मान लो कि हमारे कंट्री में 130 करोड़ की आबादी है, हर पर्सन, ये हमारा पॉपुलेशन है, ओके, हर पर्सन जो है वो 1 यूनिट डिमांड कर रहा है, तो टोटल डिमांड है 130 करोड़ यूनिट, ओके। सिंस ईच इंडिविजुअल इज डिमांडिंग सिंगल यूनिट, तो टोटल डिमांड कितना होगा, पूरे जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से 130 करोड़ बराबर। बट मान लो, अच्छा ये इसका यहाँ पर एट द रेट भी लिख देते हैं, क्या रेट पे खरीद रहे हैं, एट द रेट 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये में खरीद रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी जो है हर यूनिट 10 रुपये में खरीद रही है। मान लो कल को अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, 130 से 140 करोड़ हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली टोटल मार्केट डिमांड भी जो है वो 140 करोड़ हो जाएगी। प्राइस चेंज हुआ क्या, नहीं सर, प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, प्राइस तो पहले भी 10 था अब भी 10 है, ठीक है, लेकिन डिमांड चेंज हो गया सीधा यहाँ पर। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हुआ, यानी कि पॉपुलेशन की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं।
इसीलिए ये एज्यूम किया गया है कि पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना प्राइस की वजह से नहीं, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड चेंज होगा. आई होप यू गाइज क्लियर विद दिस. नाउ द नेक्स्ट assumption इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके प्राइजेस कांस्टेंट होने चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था. यस, रिमेंबर? अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने उसमें एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफ़ी. लेट्स से द प्राइस ऑफ टी इज़ 5 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ ₹10. ओके, हम लोग इसका देख रहे हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल. सो प्राइस ऑफ टी इज़ 5 and the price of coffee is 10 rupees. If tomorrow अगर टी का प्राइस बढ़ के 5 से 10 रुपया हो गया एंड कॉफ़ी जो है वो पहले भी 10 था और अभी भी 10 रुपीज़ में ही है, ऐसे केस में क्या होगा? कंज्यूमर जो है वो अपने डिमांड को शिफ्ट कर देगा. एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो सस्ता क्या है वो देखता है. ठीक है, जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, हम लोग रिच क्लास या अपर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर जो है उनकी बात कर रहे हैं. उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम, और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा. सो सेकेंड केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी का प्राइस 5 से 10 रुपये पे आ रहा है. ओके, बट कॉफ़ी का प्राइस जो पहले था वो भी अब भी वही है. ऐसे केस में कंज्यूमर अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देगा टी से कॉफ़ी पे. वो बोलेगा कि रिलेटिवली, अगर मैं रिलेटिवली देखूँ तो टी जो है वो मेरे लिए महंगी है. प्राइस दोनों का सेम है 10-10, लेकिन रिलेटिवली अगर मैं प्रीवियस प्राइस के कंपेयर में देखूँ तो अभी मेरे लिए चीपर क्या है? कॉफ़ी मेरे लिए चीपर है. ठीक है, नो डाउट जो पहले का वो प्राइस जो महंगा समझता था अब भी वही रेट है, बट फिर भी वो उसको सस्ता समझ के या सस्ता सोच कर कॉफ़ी प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ टी. ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होने की वजह से उसका जो अपोजिट वाला अदर गुड्स है उसका डिमांड चेंज हो जाएगा. ठीक है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे भी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, विच इज़ अगेंस्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. लॉ का स्टेटमेंट बोलता है डिमांड तब बढ़ता है जब प्राइस कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट प्राइस पे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, इसीलिए सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन फोर्थ वन इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइजेस कांस्टेंट होने चाहिए. हम लोग अगेन वही एग्जांपल लेते हैं डिटरमिनेंट्स में जो लिया था हमने, व्हीकल वर्सेस पेट्रोल. ठीक है, जब पेट्रोल 50 रुपया लीटर था तो सबके पास गाड़ी थी, यानी कि व्हीकल का डिमांड बहुत था. ठीक है, लेकिन अब पेट्रोल का रेट 120 रुपीज़ लीटर चल रहा है, तो सडनली व्हीकल का डिमांड कम हो गया. लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार चलाना प्रेफर करते. व्हीकल का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, व्हीकल का प्राइस अब भी नॉर्मल ही है, प्राइस उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का चेंज हुआ है. सो बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड फॉर अदर गुड्स विल ऑल्सो चेंज. एक का प्राइस दूसरे के डिमांड पे अफेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में. ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस चेंज होता है तो उसके अपोजिट गुड का डिमांड कम होता है. इसीलिए इस लॉ ने एज्यूम किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वरना उसके अपोजिट गुड्स का डिमांड चेंज हो जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस. उसका प्राइस भले नहीं चेंज हुआ हो बट फिर भी उसका डिमांड चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट का कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए.
देन नेक्स्ट वन इज नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते जो मार्केट में जाने के बाद कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइस को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उनकी। जब मान लो कि आप सब्ज़ी लेने गए हैं और सब्ज़ी काफ़ी महंगी बिक रही है, कल वही सब्ज़ी सस्ती बिक रही थी, आज वो महंगी बिक रही है। तो अब अगर आपने सोचा है ना, अब अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि नेक्स्ट डे और महंगी हो जाएगी सब्ज़ी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अभी ही जो है ज़्यादा डिमांड कर लोगे, ज़्यादा प्राइस में भी, है ना। इफ़ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट फर्दर राइज इन प्राइस दे विल डिमांड मोर इवन एट अ हायर प्राइस, ठीक है। वो ज़्यादा प्राइस में भी ज़्यादा डिमांड करेंगी, जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। स्टेटमेंट क्या है हमारा, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, है ना, और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, ये हमारा स्टेटमेंट है। लेकिन इसको वायलेट कर रहा है ना यहाँ पर, ज़्यादा प्राइस में भी ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस और बढ़ जाएगा। रिवर्स केस भी हो सकता है, ठीक है। आप बाज़ार गए हो, बाज़ार में देखा कि सब्ज़ी जो है उसके प्राइसेस काफ़ी कम है, ठीक है, और आपने एक्सपेक्ट किया कि कल महंगा था आज कम दिख रहा है, हो सकता है अगले दिन और कम हो जाए। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट फर्दर फॉल इन प्राइस, सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिक्रीज योर करंट डिमांड। बोले आज क्यों खरीदेंगे, कल खरीद लेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन की वजह से जो है ये लॉ इनवैलिड हो सकता है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। कंज्यूमर प्राइस को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दे विल चेंज देयर डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, ठीक है। अपने करंट प्राइस को इग्नोर करके वो अपना डिमांड चेंज करेगा, कम या ज़्यादा, फ्यूचर का सोचकर, फ्यूचर प्राइस का सोचकर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस, ठीक है, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस चेंज होगा तो अगेन कंज्यूमर जो है वो प्राइस को इग्नोर करके टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने डिमांड को चेंज करेगा, ठीक है। मान लो कि अगेन वही मैगी वाला एग्जांपल जो हमने लिया था, मैगी अभी सस्ती है लेकिन सडनली लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है, लोगों का टेस्ट चेंज, ठीक है। अब प्राइस कितना भी कम हो लोग नहीं खरीदने वाले हैं उसको, जबकि स्टेटमेंट क्या है लॉ का कि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, इजंट इट। हैबिट के केस में भी अगर कोई स्मोकर है, ठीक है, वो बहुत सिगरेट खरीदता है, सडनली उसने स्मोकिंग छोड़ दी, उसकी हैबिट चेंज हो गई, ठीक है, तो पहले जो वो महंगा सिगरेट भी खरीद लेता था अब वो सस्ता भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। सेम वे प्रेफरेंस ऑल्सो, मान लो कि कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जो हमेशा नॉन वेज फूड खाना पसंद करता था, लेकिन सडनली उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया, ठीक है, अब वो वेज खाना प्रेफर करता है, तो अब नॉन वेज प्रोडक्ट का, नॉन वेज फूड का प्राइस कितना भी कम हो जाएगा, उसका डिमांड वो बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, अदरवाइज वो अपने टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड को चेंज करेगा, प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, ओके। नेक्स्ट इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। विच पॉलिसी वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो टैक्स रेट है गवर्नमेंट का वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी टैक्स रेट चेंज करती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आज मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ और 30% गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो मेरे पास 70,000 रुपया बच रहा है, 30,000 रुपया माइनस करने के बाद जेब में 70,000 रुपया बच रहा है ना। दिस इनकम, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। मान लो कि कल गवर्नमेंट ने मुझसे मेरे 1 लाख इनकम पे
सिर्फ 20% मांगा, ठीक है, जो पहले मुझसे 30% लेती थी गवर्नमेंट, कल मान लो सिर्फ 20% मांगा, ऐसे केस में मेरे पास कितना बचेगा हाथ में? 80,000 रुपया। यानी कि प्रीवियस के कंपेयर में मेरे पास अब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सिंस आई हैव एडिशनल मनी इन माई पॉकेट सो आई कैन डिमांड मोर, इजंट इट? 10,000 रुपया प्रीवियस के कंपेयर में मेरे पास ज़्यादा है, तो मैं डिमांड भी 10,000 रुपये का ज़्यादा करूँगा। यानी कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से नहीं, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, यही अजम्पशन है। क्योंकि अगर टैक्स पॉलिसी चेंज होगी तो कंज्यूमर जो है वो अपनी डिस्पोजेबल इनकम के अकॉर्डिंग अपना डिमांड चेंज करेगा, करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग नहीं। ओके, सो आई होप यू गाइज क्लियर विथ ऑल दी अजम्पशन पॉइंट्स, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है, उन सारे केसेस को एक्सेप्शंस कहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।